Hi friends, my name is Afsar Khan and you're watching my channel. I have qualified NET and I am a teacher of English literature. और ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स। ये वीडियो डिवाइड है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में राइटर की बायोग्राफी और उसके वर्क के बारे में कुछ फैक्ट्स होंगे और फिर राइटर ने क्या क्या वर्क लिखे उन सब की बात करेंगे। फिर लास्ट में राइटर के इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे, उसको समराइज या एनालाइज करेंगे। ये सारी जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने ली है जो आपको कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चार्ल्स डिकेंस और सबसे पहले बात करते हैं इनकी लाइफ के कुछ की फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, चार्ल्स डिकेंस का बर्थ 7 फरवरी 1812 ऑन साउथ कोस्ट इंग्लैंड में हुआ था। फैक्ट नंबर 2, चार्ल्स डिकेंस का चाइल्डहुड काफ़ी अच्छा गुजरा लेकिन बाद में परेशानियां आनी शुरू हुई। 1822 में चार्ल्स डिकेंस को लंदन वापस भेज दिया गया। फैक्ट नंबर 3, चार्ल्स डिकेंस जब 12 ईयर के थे तो उन्हें एक ब्लीकिंग वेयर हाउस में काम करने के लिए भेज दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, जब जॉन डिकेंस उनके पिता जेल में थे तो उनकी माता की डेथ हो गई थी। फैक्ट नंबर 5, इन मार्च 1832 में डिकेंस एक जर्नलिस्ट बन गए थे। फैक्ट नंबर 6, इन 1834 में डिकेंस ने एक मैगज़ीन स्टाफ ज्वाइन किया जिसका नाम था मॉर्निंग क्रॉनिकल्स। डिकेंस वहाँ पर इंग्लैंड की डेली लाइफ के बारे में लिखते थे। फैक्ट नंबर 7, लंदन की इस डेली लाइफ के स्केचेस में एक स्टोरीज कलेक्शन है, उसका नाम है स्केचेस बाय बोज जो लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने। फैक्ट नंबर 8, बोज डिकेंस की फैमिली का निकनेम था जो उन्होंने अपने वर्क्स के लिए एज ए सूडोनेम यूज़ किया। फैक्ट नंबर 9, चार्ल्स डिकेंस का पहला जो नॉवेल था उसका नाम था द पोस्थमस पेपर ऑफ द पिकविक क्लब इन 1836 से 1837, क्योंकि ये मैगज़ीन में पब्लिश होता था और ये अलग अलग पार्ट्स में पब्लिश होता था। ये एक पिकरेस्क नॉवेल है। फैक्ट नंबर 10, डिकेंस का लास्ट नॉवेल एक मिस्ट्री नॉवेल है जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये एक इनकम्प्लीट नॉवेल है क्योंकि इसे पूरा करने से पहले डिकेंस की डेथ हो गई थी। फैक्ट नंबर 11, डिकेंस की नॉवेल्स की जो थीम होती थी स्लम्स, द पुअर हाउसेस, द डिबेटर प्रिजन, और जो सोसाइटी की जो मेन प्रॉब्लम्स है या छोटी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिकेंस ने सोसाइटी के सामने रखा। फैक्ट नंबर 12, चार्ल्स डिकेंस ने एक प्ले में भी काम किया है। वो प्ले था विल्की कॉलिंस का द फ्रोज़न डीप और ये प्ले परफॉर्म किया गया था 1857 में। फैक्ट नंबर 13, चार्ल्स जॉन हफेम डिकेंस उनका पूरा नाम था। फैक्ट नंबर 14, उनका जो सबसे बेहतर हिस्टोरिकल नॉवल माना जाता है वो है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो पब्लिश हुआ था 1859 में। फैक्ट नंबर 15, डिकेंस को अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं था। फैक्ट नंबर 16, चार्ल्स डिकेंस को ऑनर देने के लिए यूके गवर्नमेंट ने 1992 से 203 तक 10 पाउंड के नोट पर उनका फ़ोटो यूज़ किया। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो चार्ल्स डिकेंस की लाइफ और वर्क से रिलेटेड है। अब बात करते हैं उनके वर्क्स के बारे में कि उन्होंने कौन कौन से नॉवल लिखे। तो चार्ल्स डिकेंस के वर्क्स कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट आता है द पिकविक पेपर 1836 में जो पब्लिश हुआ। फिर आता है ओलिवर ट्विस्ट 1837। इसके बाद निकोलस निकलबे 1838, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 1840, बार्नाबे रग 1841, मार्टिन चुज़लेविट 1843, डॉम्बे एंड सन 1846। उसके बाद में डेविड कॉपरफील्ड 1849। इसके बाद में ब्लीक हाउस 1852, हार्ड टाइम 1854, लिटिल डोरिट 1855, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859। इसके बाद में ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1860 और आवर म्यूचुअल फ्रेंड 1864। और सबसे लास्ट में आता है इनका द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये एक अनफिनिश्ड नॉवेल है। एक क्रिसमस कैरोल जो पब्लिश हुई थी 1843 में। ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है चार्ल्स डिकेंस का। नाउ वी शुड टॉक अबाउट हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स थ्रू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर हम चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स की वैसे बात करेंगे जैसे जैसे वो पब्लिश हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द पिकविक पेपर्स जो 1836 में पब्लिश हुआ था। चार्ल्स डिकेंस का ये फर्स्ट नॉवल था और इसे जो है द पोस्थमस पेपर ऑफ द पिकविक क्लब के नाम से भी जाना जाता है। चैपमैन एंड हॉल नाम के पब्लिशर्स ने इसको मंथली इंस्टॉलमेंट में पब्लिश किया था। इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है सैमुअल पिकविक जो फाउंडर है पिकविक क्लब का। सैमुअल पिकविक के साथ में उसके 3 दोस्त और हैं जिनका नाम है मिस्टर विंकल, मिस्टर स्नोडग्रास एंड मिस्टर टूपमैन।
ये पूरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं पूरे नॉवल में। इस नॉवल की थीम है इनजस्टिस इन जस्टिस सिस्टम। मीन्स डिकेंस ने ऐसे सीरियस सब्जेक्ट को अपने नॉवल के थ्रू रिवील किया सोसाइटी के सामने। इसके बाद में डिकेंस का दूसरा नॉवल आता है जिसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट, जो पब्लिश हुआ था 1837 में। इस नॉवल का फुल टाइटल है ओलिवर ट्विस्ट और द पैरिश बॉय प्रोग्रेस। इस नॉवल में एक करेक्टर है जिसका नाम है फेगिन। ये नाम डिकेंस ने अपने एक फेलो वर्कर, जब वो छोटा था और एक फैक्ट्री में काम किया करता था, उसके नाम पर रखा था। उसका नाम था बॉब फैगन। इस नॉवल का जो मेन करेक्टर है उसका नाम है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर एक अनाथ लड़का है जिसने अपने बचपन में काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। ओलिवर के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं हुआ उसके बचपन में, फिर भी वो एक काइंड है, ऑनेस्ट है और जल्दी ही लोगों को फॉरगिव कर देता है, क्षमा कर देता है। इस नॉवल का दूसरा करेक्टर है फेगन, जो ओल्ड मैन है और एक बदशक्ल आदमी है जिसके हेयर जो हैं वो रेड हैं। ये करेक्टर एक क्रिमिनल है, मास्टरमाइंड है, जो दूसरे लोगों से क्राइम कराता है। स्टार्टिंग में नॉवल में जब वो इंट्रोड्यूस होता है रीडर्स के सामने, तब उसके साथ में कुछ लड़के होते हैं और वो एक अच्छा करेक्टर दिखाई देता है, लेकिन वो जो लड़के हैं वो अच्छे खासे चोर हैं और ये फेगन जो है उनसे चोरी कराता है उन लड़कों से। फेगन बच्चों को चोरियाँ सिखाता है और उनसे चोरी कराता है और चोरी का माल अपने पास रखता है। नॉवल में डिकेंस फेगन को कई बार डेविल कहता है। तीसरा करेक्टर है इस नॉवल का रोज मेली। रोज मेली ओलिवर की मदर होती है। नेक्स्ट करेक्टर आता है इस नॉवल का मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो एक जेंटलमैन है जो ओलिवर की मदद करता है इस नॉवल में। सो ये थे इस नॉवल के कुछ फैक्ट्स एंड कुछ करेक्टर्स। हमें मोस्टली मेन करेक्टर को याद रखना है। नेक्स्ट नॉवेल आता है चार्ल्स डिकेंस का निकोलस निकलबे, जो 1838 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवल का कंप्लीट टाइटल है द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबे। इस नॉवल में स्टोरी है एक यंग मैन की जिसका नाम है निकोलस निकलबे, जिसे अपनी बहन और माँ का ख्याल रखना पड़ता है जब उसके पिता मर जाते हैं। और अपनी फैमिली की केयर करने के लिए निकोलस को क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं, यही सारी चीज़ें इस नॉवल में हैं। सेकंड करेक्टर है इस नॉवल का राल्फ निकलबे। ये निकलबे का अंकल है और मेन विलन भी है। अगला करेक्टर है इस नॉवल का फैनी स्क्वेयर्स, जो निकलबे की लवर है। इस नॉवल का नेक्स्ट करेक्टर है वैकफोर्ड स्क्वेयर्स, जो एक इविल हेडमास्टर है। नेक्स्ट करेक्टर आता है कैथरीन निकलबे, ये निकोलस की माँ है। नेक्स्ट करेक्टर है केट निकलबे, ये निकोलस की यंग सिस्टर है। डिकेंस का नेक्स्ट नॉवल आता है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, 1814 में जो पब्लिश हुआ था। इस नॉवल में एक करेक्टर है जिसका नाम है लिटिल नेल, जिसकी डेथ हो जाती है एंड में, और उसकी डेथ का सदमा खुद राइटर को काफ़ी हुआ था। कहा जाता है कि चार्ल्स डिकेंस की सिस्टर इन लॉ मैरी हॉगर्थ की डेथ पर यह नॉवल बेस है। इस नॉवल में जो मेन करेक्टर है उसका नाम है नेल टेरेंट और उसके ग्रैंडफादर। इन्हीं दोनों करेक्टर्स पर ये पूरा नॉवल बेस है। हालांकि दूसरे करेक्टर्स भी हैं इस नॉवल में। इन दोनों के पास में लंदन में एक शॉप है जिसका नाम है क्यूरियोसिटी शॉप। कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया ने इस नॉवल को 1841 में पढ़ा और इसके बारे में कहा कि वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लेवरली रिटन। इस नॉवल की जो सेटिंग रखी गई है वो रखी गई है 1825 में, और चैप्टर नंबर 29 में इसमें लॉर्ड बायरन की डेथ को मेंशन किया है। तो जैसा हमने बात की कि नेल टेरेंट जो है इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, जो कि एक लड़की है, छोटी लड़की है। ये लड़की नेचर में, बिहेवियर में बहुत अच्छी है। दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है नेल के ग्रैंडफादर, जो नेल की देख रेख करते हैं। ग्रैंडफादर की वाइफ और उनकी बेटी दोनों मर गई हैं। अब सिर्फ उनके पास में नेल है जो उनकी देखरेख करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इस नॉवल का आता है कैरिस्टोफर, जिसे किट कहकर बुलाते हैं। ये नेल का फ्रेंड है और ये क्यूरियोसिटी शॉप पर एक सर्वेंट है जो नेल के साथ में दुकान की देखभाल करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है इस नॉवल का डैनियल क्विल्प। ये इस नॉवल का मेन विलन है। ये ग्रैंडफादर को पैसे उधार देता है और इतने पैसे उधार दे देता है कि ग्रैंडफादर उनको वापस पे नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनसे उनकी दुकान ले लेता है। अब इस नॉवल की समरी की बात करते हैं। नेल के ग्रैंडफादर की एक दुकान है जिसकी नेल केयर करती है। वहाँ पर एक और लड़का है जो काम करता है जिसका नाम है किट। नेल अकेली ही रहती है, मोस्टली उसका कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ ही रहती है। नेल के ग्रैंडफादर उसे चाहते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो नेल को
अपने मरने से पहले रिच बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो गैम्बलिंग का रास्ता चूज़ करते हैं, लेकिन सब कुछ उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं होता और वो उस जुए में सब कुछ हार जाते हैं और एक आदमी से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं जिसका नाम है डैनियल क्विल्प। डैनियल जानता है कि इस आदमी को गैम्बलिंग की लत है, इसलिए वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उधार देता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ग्रैंडफादर वापस पे नहीं कर पाएंगे और वो उसकी इंटेंशन है कि वो उनकी जो क्यूरियोसिटी सोप है वो इसके बदले में ले लेगा और वो बाद में वैसा ही करता है। डैनियल नेल को और ग्रैंडफादर को सोप से बाहर निकाल देता है। नेल अपने ग्रैंडफादर के साथ में लंदन से बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाती है। उसको बैगर्स की तरह रहना पड़ता है। उसका फ्रेंड किट नेल को सर्च करता है वहाँ पर, लेकिन नेल उसके वहाँ पहुँचने से पहले बीमार पड़ जाती है और वहाँ पर मर जाती है। उसके बाद उसके ग्रैंडफादर भी नेल की डेथ के दुख की वजह से कुछ दिन बाद मर जाते हैं। इस नॉवल में काफ़ी ट्रेजिक एलिमेंट हैं, लेकिन बाद में जो बुरे लोग होते हैं, विलन होते हैं, वो भी मर जाते हैं। हमने बात की इस नॉवल की समरी के बारे में, मेन कैरेक्टर्स के बारे में। अब डिकिंस का नेक्स्ट वर्क आता है जिसका नाम है बार्नाबे रग, जो पब्लिश हुआ था 1841 में। ये डिकिंस का हिस्टोरिकल नॉवल है जो सेट है ड्यूरिंग द गोल्डन राइट्स 1780 के दौरान। इस नॉवल का कंप्लीट टाइटल है बार्नाबे रग ए टेल ऑफ द राइट्स ऑफ 80। ये बात याद रखने वाली है कि डिकिंस ने 2 हिस्टोरिकल नॉवल लिखे हैं। पहला तो ये वाला है और दूसरे का नाम है द टेल ऑफ 2 सिटीज़। यहाँ पर हम जो नॉवल जितना इम्पोर्टेंट होगा उसकी उतनी बात करेंगे। डिकिंस का नेक्स्ट वर्क आता है मार्टिन चुज़लेविट। ये नॉवल लिखा गया 1842 के बाद में, जब डिकिंस अमेरिका के टूर से वापस अपने घर आए थे, यानी कि इंग्लैंड आए थे। डिकिंस का अमेरिका का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा, इसलिए अमेरिका को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। डिकिंस के इस नॉवल की मेन थीम है सेल्फिशनेस और अदर टाइप्स ऑफ सेल्फिशनेस, यानी कि कितनी तरह की सेल्फिशनेस हो सकती हैं। इस चीज़ को उसने इस नॉवल में दिखाया है। इस नॉवल में एल्डर मार्टिन चुज़लेविट नाम का एक करेक्टर है जो कि एक रिच मैन है और वो अपने डेथ बेड पर है, यानी कि मरने वाला है, और उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, उसकी डेथ का इंतज़ार करते हैं कि वो कब मरेगा और ये जो दौलत है, जो पैसे हैं, उन्हें कब मिलेगी। ये जो नॉवल के दूसरे करैक्टर हैं ये स्कीम बनाते रहते हैं कि किस तरह से वो उसका पैसा ले। यही इस नॉवल का सेंट्रल आइडिया है। दूसरी बात यह है कि जब डिकिंस अमेरिका गए तो उन्होंने कई चीज़ें देखी, जैसे स्लेवरी, उनसे उनका मन बहुत दुखी हो गया। और दूसरा देखा उन्होंने यूज़ ऑफ टैबेको, कि किस तरह से लोग टैबेको का यूज़ करते हैं और उसे थूकते रहते हैं। जैसा कि आप मोस्टली इंडिया में हर कोने में देख सकते हैं कि किस तरह लोग तंबाकू का यूज़ करते हैं और उसे जगह जगह स्मोक करते रहते हैं और थूकते रहते हैं। नेक्स्ट वर्क आता है चार्ल्स डिकिंस का डम्ब एंड सन। डिकिंस ने ये बुक स्टार्ट की थी लिखनी स्विट्जरलैंड में जब वो आ रहे थे इंग्लैंड पेरिस होते हुए। इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस्टर पॉल डम्बे। मिस्टर पॉल डम्बे एक विडोवर है जिसके पास में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की। लड़के का नाम है पॉल और बेटी का नाम है फ्लोरेंस। और इस नॉवल में दिखाया गया है कि किस तरह पॉल डम्बे अपने बच्चों की परवरिश करता है। डिकिंस का नेक्स्ट वर्क आता है डेविड कॉपरफील्ड 1849 में, जो पब्लिश हुआ था। कहा जाता है कि डिकिंस के दिल में डेविड कॉपरफील्ड के लिए एक खास जगह थी। डिकिंस 1867 में एक प्रीफेस में लिखता है कि लाइक मैनी फॉन्ड parents, I have in my hearts of heart a favorite child and his name is David Copperfield। मीन्स जैसे दूसरे पेरेंट्स होते हैं और उनका एक खास बेटा होता है या बच्चा होता है, वैसे ही एक खास बच्चे की जगह है मेरे दिल में, उसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। इस नॉवल का फुल टाइटल है द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचरस एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रॉकरी विद ही नेवर मीन टू पब्लिश ऑन एनी अकाउंट। इस नॉवल का जॉनरा है बिल्डिंग्स रोमन और इसका नरेटर है ओल्डर डेविड कॉपरफील्ड। मिस डेविड कॉपरफील्ड जो करेक्टर है उसी ने अपनी स्टोरी को नरेट किया है जब वो बड़ा हो जाता है। इस नॉवल का जो प्रोटोगनिस्ट है वो है डेविड कॉपरफील्ड और इसका जो मेन विलन है उसका नाम है उरिया हीप। नॉवल की हीरोइन है एग्नेस विकफील्ड। मिस बेट्सी ट्रूटवुड जो होती हैं वो ऑन्ट होती हैं डेविड कॉपरफील्ड की। एक और करेक्टर है इसमें, इसका नाम है पैगेटी। ये मदर लाइक फिगर हैं डेविड कॉपरफील्ड के लिए। इस नॉवल की स्टोरी को ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी है डेविड की जो अपनी स्टोरी का नरेटर है। वो बताता है कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी आंट को एक लड़की चाहिए थी, लेकिन फ्राइडे नाइट को डेविड पैदा हुआ।
मीन्स एक लड़का पैदा हुआ, जिससे कि उनकी जो आंट थी जिसका नाम था मिस बेट्सी ट्रूटवुड, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और आंट डेविड को छोड़कर चली गई वहाँ से। डेविड का ख्याल उसकी माँ क्लेरा ने रखा, जो उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन बाद में क्लेरा ने दूसरी शादी कर ली मिस्टर मर्स्टोन नाम के एक आदमी ने। मिस्टर मर्स्टोन ने डेविड को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। ये काफ़ी मुश्किल था उसकी माँ के लिए और उसकी माँ कुछ दिन बाद सिकनेस से मर गई। अब मिस्टर मर्स्टोन डेविड की पढ़ाई का खर्च और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने डेविड को एक फैक्ट्री भेज दिया काम करने के लिए। वहाँ पर डेविड की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन वहाँ पर उसको एक अच्छा आदमी मिला जिसका नाम था मिस्टर मिकाबर। उसने डेविड की काफ़ी मदद की, लेकिन मिकाबर गरीब आदमी था तो इसलिए वो उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाया। तो डेविड अपनी आंट बेट्सी के पास चला गया। वहाँ पर बेट्सी ने उसका ख्याल रखा और उसको स्कूल भेजा। वहाँ पर उसे एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम डोरा स्पैनलो था और उसने उससे शादी कर ली, लेकिन डोरा चाइल्ड बर्थ में मर गई। बाद में वो एक जर्नल के लिए काम करने लगा। वहाँ पर वो विकफील्ड फैमिली से मिलता है और उसे वहाँ पर उरिया हीप नाम का एक विलन मिलता है जो विकफील्ड फैमिली को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उस फैमिली में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एग्नेस विकफील्ड, जिससे डेविड को प्यार हो जाता है और डेविड उरिया हीप को पुलिस से पकड़वा देता है क्योंकि विकफील्ड फैमिली के साथ फ्रॉड करके उसने उनकी सारी प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश की थी। बाद में डेविड और एग्नेस शादी कर लेते हैं और इसी के साथ में इस नॉवल का एंड हो जाता है। इस नॉवल की अगर आपको डिटेल में कोई वीडियो चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करिए और या फिर डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं ये नॉवल, उसकी समरी, कैरेक्टर्स एंड ऑल डिटेल। डिकेंस का नेक्स्ट नॉवल आता है ब्लीक हाउस। ब्लीक हाउस में एक नरेटर है जिसका नाम है एस्थर समरसन, जिसने इस नॉवल को नरेट किया है और ये पहला ऐसा नॉवल है डिकेंस का जो लिखा गया है प्रेजेंट टेंस में। इस नॉवल में एक करेक्टर है, उसका नाम है जॉन जरंडाइस। उसका एक घर है, उसके घर का नाम ब्लीक हाउस है। इस नॉवल के थ्रू डिकेंस बताना चाहता था कि इंग्लैंड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट डिकेंस बहुत सारे पॉजिटिव आर्टिकल लिखता था ग्रेट एग्जीबिशन के बारे में, जो इंग्लैंड की प्रोग्रेस के बारे में थे, लेकिन इन आर्टिकल्स में इंग्लैंड की सभी चीज़ें नहीं आती। इंग्लैंड की जो अवॉइडिंग चीज़ हैं जिन्हें इग्नोर कर दिया गया था, वो उस टाइम पे डिकेंस ने उन आर्टिकल्स में नहीं लिखे थे, लेकिन इस नॉवल में वो दिखाता है कि बहुत सारी अभी भी ऐसी छूटी हुई चीज़ें हैं जिन पर बात करना बाकी है। इस नॉवल का जो मेन टॉपिक है डिस्कस के लिए वो है कोर्ट ऑफ चांसरी। इस नॉवल में दो नरेटर हैं, जिसमें से पहला नरेटर है एस्थर समरसन। एस्थर समरसन की एक गॉड मदर होती है। जब वो मर जाती है तो एस्थर अपने आप को एक ऑर्फन समझने लगती है। दूसरा करेक्टर आता है जॉन जरंडाइस। जरंडाइस एक सिंगल आदमी है जो 60 इयर्स का है और वो ब्लीक हाउस का ओनर है। इस नॉवल में कुछ और करेक्टर्स हैं जैसे लेडी ऑनोरिया डेडलॉक, सर लाइसेस्टर डेडलॉक और एडा क्लेर। डिकेंस का नेक्स्ट वर्क आता है हार्ड टाइम। ये एक नॉवल है जो कि पब्लिश हुआ था 1854 में। ये नॉवल एक फिलोसफी पर बेस है, जो फिलोसफी है यूटिलिटेरियनिज्म की, और ये नॉवल सबसे छोटा नॉवल है डिकेंस के नॉवेल्स में से। इस नॉवल की स्टोरी सेट है विक्टोरियन इंडस्ट्रियल कॉक टाउन, एक जेनेरिक नॉर्थर्न इंग्लैंड में। इस नॉवल में कुछ करेक्टर्स हैं। पहला करेक्टर आता है मिस्टर ग्राडग्रिंग का। ये स्कूल बोर्ड सुपरिटेंडेंट है जो कि अपनी लाइफ को डेडिकेट करता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए। उसके लिए इमेजिनेशन, रिलेशन कुछ नहीं है। सबसे पहले आती है उसका अपना फ़ायदा या लॉजिक, कि जो चीज़ें लॉजिक से ठीक हैं वो उसके लिए ठीक हैं, जो लॉजिक से उसके लिए फ़ायदेमंद है वो उन्हीं चीज़ों को करता है। सेकंड करेक्टर आता है लुइसा। इसका निकनेम है लू। ये मिस्टर ग्राडग्रिंग की बड़ी बेटी है और इसे बचपन से सिखाया जाता है कि उसे अपनी जो इंटरनल फीलिंग है, डिज़ायर्स हैं, उसे किस तरह से सप्रेस करना है, किस तरह से उसे फ़ायदे के बारे में सोचना है। नेक्स्ट करेक्टर आता है इस नॉवल का जोसिया बाउंडरबे। ये एक बिजनेसमैन है जो काम करता है मिस्टर ग्राडग्रिंग के साथ में। नेक्स्ट करेक्टर इस नॉवल में है सेसिलिया, जो एक सर्कस गर्ल है सैलरी सर्कस में। इस नॉवल में कुछ और करेक्टर्स भी हैं जैसे कि थॉमस ग्राडग्रिंग, ये छोटा बेटा है मिस्टर ग्राडग्रिंग का। और नेक्स्ट करेक्टर है स्टेफन ब्लैकपूल। ये दूसरा करेक्टर है जो कि एक वर्कर है एक फैक्ट्री में। इन सभी की कहानी को इस नॉवल में दिखाया गया है। ये नॉवल दिखाता है कि किस तरह से ग्राडग्रिंग अपने बच्चों को भी सिखाता है कि उन्हें किस तरह से लॉजिक के बारे में सोचना है, सिर्फ फ़ायदे के बारे में सोचना है
और जो थ्योरी है यूटिलिटेरियनिज्म की उसको कैसे फॉलो करना है। इसमें वो इतना अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है कि वो अपनी बेटी की शादी एक अनमैच एक बूढ़े से करा देता है। इस वजह से उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और उसे वो शादी छोड़नी पड़ती है और वो इस वजह से दूसरी रिलेशनशिप में आती है और वहाँ पर भी उसे परेशानी होती है और उसका बेटा टॉम भी बहुत बिगड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है। बाद में उसे पुलिस के डर से भागना पड़ता है। नॉवल के एंड में ग्राट ग्रिंग को रियलाइज़ हो जाता है कि ज़िंदगी में सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ओनली लॉजिक और अपना फ़ायदा देखना ही सब कुछ नहीं होता। डिकिंस का नेक्स्ट नॉवेल आता है लिटिल डोरिट, जो 1855 में पब्लिश किया गया। मार्शल सी डिबेटर प्रिजन इस नॉवल में एक बड़ा रोल प्ले करती है। उस टाइम पर ये ऐसी प्रिजन हुआ करती थी कि जब कोई किसी से उधार लेता था और वो उसे उधार नहीं चुकाता था तो उसे उस जेल में बंद कर दिया जाता था। जब तक कि वो उधार नहीं चुका देता उसे वहीं पर कैद रखते थे। ये स्टोरी है एक छोटी लड़की की जिसका नाम है एमी डोरिट। ये अपनी फैमिली की सबसे छोटी लड़की है जो पैदा होती है मार्शल सी प्रिजन में, जो एक डिबेटर प्रिजन है लंदन में। इसमें दूसरा करैक्टर है जिसका नाम है आर्थर क्लेनमैन। ये दोनों, ये लड़की और ये आर्थर क्लेनमैन अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं जेल से आने के बाद। यही सब कुछ इस नॉवल में दिखाया गया है। ये नॉवल गवर्नमेंट और सोसाइटी की कमियों पर एक सटायर है और डिकेंस ने डिबेटर प्रिजन की भी पूरी तरीके से जो कमियां हैं वो दिखाई हैं सोसाइटी को, जहां पर उधार लेने वाले को जेल में रहना पड़ता है और बिना कोई काम किए उन्हें वो पैसा चुकाना पड़ता है। जब तक कि वो पैसा नहीं चुकाते उन्हें वहीं पर कैद रखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क जो आता है चार्ल्स डिकेंस का वो है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है जो कि पब्लिश हुआ था 1859 में। एक प्ले है जिसका नाम है द फ्रोजन डीप, उससे ये नॉवल इंस्पायर है। ये नॉवल सेट है लंदन एंड पेरिस में बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये नॉवल एक फ्रेंच डॉक्टर मैनेट की लाइफ की स्टोरी को नरेट करता है जिसने 18 इयर्स लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट बेस्टिले पेरिस में स्पेंड की और फिर उसे छोड़ दिया जाता है लंदन में फ्री रहने के लिए अपनी डॉटर लूसी के साथ में। ये स्टोरी सेट है उस टाइम पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था और फ्रेंच रेवोल्यूशन चलने की वजह से चारों तरफ टेरर का माहौल था। इस नॉवल को कई जगह अडॉप्ट किया गया है जैसे कि फिल्म के लिए, टेलीविज़न के लिए, रेडियो और स्टेज शो के लिए, जिसने पॉपुलर कल्चर को बहुत इन्फ्लुएंस किया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं। पहला आता है लूसी मैनेट। जैसे कि हमने बात की ये डॉक्टर मैनेट की बेटी है जिससे डॉक्टर मैनेट अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं मिलता। आफ्टर इम्प्रिजनमेंट वो अपनी बेटी से मिलता है। ये एक अच्छा करैक्टर है, बहुत ही अच्छी लड़की है। नेक्स्ट करैक्टर आता है मॉन्सियोर डिफार्ज। इसका दूसरा नाम होता है अर्नेस्ट। ये पेरिस में एक वाइन शॉप का ओनर है। अगला करैक्टर आता है मैडम डिफार्ज का। ये मॉन्सोयर डिफार्ज की वाइफ है। ये करैक्टर इस नॉवल की एंटागोनिस्ट है, मीन्स विलन है। ये एक रिवेंजफुल ब्लड थ्रस्टी पर्सनैलिटी है जो कि अपने हस्बैंड अर्नेस्ट से भी बुरी है। इस नॉवल का नेक्स्ट करैक्टर आता है चार्ल्स डार्ने। ये एवरमोंडे नाम की एक नोबल फैमिली से है और एक फ्रेंच मैन है। ये एक यंग मैन है जो कि 25 ईयर्स का ओल्ड है, वेल ग्रोन है, वेल लुकिंग है। ये फ्रांस को छोड़ देता है इंग्लैंड के लिए, मीन्स इंग्लैंड आ जाता है। वहाँ पर ये लूसी मैनेट से मिलता है जहाँ पर इन दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और इनकी एक बेटी होती है। मीन्स हम इस करैक्टर को इस नॉवल का प्रोटोगोनिस्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट करैक्टर आता है सिडनी कार्टन। ये क्विक माइंडेड एंड हाईली इंटेलिजेंट है लेकिन वो डिप्रेस्ड है और इंग्लिश बैरिस्टर है। ये काफ़ी शराब पीता है और एक सनकी है और उसे भी लूसी मैनेट से प्यार है लेकिन ये सेक्रीफाइस करता है अपने प्यार को लूसी की खुशी के लिए। और नॉवल के एंड में ये एक हीरो बन जाता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर लेता है लूसी मैनेट के लिए और चार्ल्स डार्ने के लिए। इन दोनों के लिए वो अपने आप सूली पर चढ़ जाता है और चार्ल्स डार्ने को बचा लेता है क्योंकि चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन दोनों एक जैसे लगते हैं देखने में। और चार्ल्स डार्ने के पनिशमेंट को वो खुद एक्सेप्ट कर लेता है और वो खुद फांसी पर लटक जाता है चार्ल्स डार्ने के बजाय। डिकेंस का नेक्स्ट नॉवल आता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो कि 1860 में पब्लिश हुआ था। इसमें एक करैक्टर है जिसका नाम है पिप। ये इसकी कहानी का मेन करैक्टर है, मेन हीरो है। ये करैक्टर पिप
खुद चार्ल्स डिकेंस की तरह सपने देखता है एक जेंटलमैन बनने के, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्थ लिविंग है वेल्थ और मनी के अलावा। ये कहानी है एक ऑर्फन की जो अनाथ होता है, उसका नाम होता है पिप। पिप जैसा कि हमने बात की प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवल का, और इस नॉवल का जॉनरा है बिल्डक्स रोमन। ये नॉवल सेट है अर्ली 19th सेंचुरी कैंट में, लंदन की एक जगह है। पिप एक बार एबल मैकविच नाम के एक भगोड़े से मिलता है, उसके बाद में उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। कह सकते हैं कि इस नावल में ग्रेट एक्सपेक्टेशन में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस नावल को ग्रेट बनाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम इमेजरी, पुअर्टी, प्रिजन और फाइट टू डेथ, और बहुत सारे कलरफुल कास्ट और करेक्टर हैं जो कि पॉपुलर कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस नावल की जो मेन थीम हो सकती है वो है वेल्थ, पॉवर्टी, लव एंड रिजेक्शन, और इसके बाद में अच्छाई की बुराई पर जीत। इस नावल के कुछ करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पहला करेक्टर है फिलिप पिरिप। इसका निकनेम है पिप, जो एक ऑर्फन है और प्रोटोगोनिस्ट है इस स्टोरी का, और नरेटर है ग्रेट एक्सपेक्टेशन का। मींस इस नावल का जो नरेटर है वो खुद पिप है, प्रोटोगोनिस्ट पिप है, और मेन हीरो भी पिप ही है। दूसरा करेक्टर आता है जॉय गारगरी। ये ब्रदर इन लॉ है पिप का। ये पिप के लिए फादर फिगर है और मिसिस जॉय गोरगरी का हस्बैंड है। पिप की सिस्टर का नाम है जॉर्जियाना मारिया। ये वाइफ है जॉय गोरगरी की, और ये बहुत ही हॉट टेम्पर्ड वुमेन है जो पिप से अच्छा बर्ताव नहीं करती। इनके बाद जो नॉवल का एंटागोनिस्ट है उसका नाम है मिस हैविसैम। मिस हैविसैम एक वेल्थी औरत है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की, क्योंकि शादी के दिन ही उनका जो हस्बैंड होता है उसे छोड़कर चला जाता है। मिस हैविसैम पिप को अडॉप्ट करती है अपने साथ में रहने के लिए, और उसकी डॉटर है एक एस्टेला उसके साथ में रहने के लिए। मिस हैविसैम इस नावल का एक ऐसा करैक्टर है जो हर एक मर्द को नफ़रत करती है, और वो अपनी अडॉप्टेड डॉटर को भी यही सिखाती है। वो सिखाती है कि हमेशा मर्द को नफ़रत करना है। वो एस्टेला को दिल तोड़ना सिखाती है, और वो पिप का भी दिल तोड़ देती है उसे रिजेक्ट करके। हालांकि एस्टेला पिप को चाहती है, लेकिन वो हैविसैम होती है जो एस्टेला से उसको रिजेक्ट करवाती है, मीन्स पिप को रिजेक्ट करवाती है एस्टेला से। लेकिन बाद में इस करैक्टर को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, और वो अपने किए के लिए बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी होती है। दूसरा करैक्टर आता है एस्टेला। ये अडॉप्टेड डॉटर है मिस हैविसैम की, जिसे पिप प्यार करता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है जब वो फ्रांस जाती है पढ़ने के लिए। इस नावल के कुछ और करैक्टर हैं जैसे कि द कन्विक्ट, मिस्टर जैगर्स, और एंटागोनिस्ट हैं जैसे कंपेसन और आर्थर हैविसैम। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क आता है चार्ल्स डिकेंस का आवर म्यूचुअल फ्रेंड, जो पब्लिश हुआ था 1864 में। आवर म्यूचुअल फ्रेंड चार्ल्स डिकेंस का आखिरी कंप्लीट नावल है उसकी डेथ से पहले। बिजनेस इस नावल की सेंट्रल थीम है। इसके बाद में आता है चार्ल्स डिकेंस का लास्ट वर्क जिसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, जो लिखा गया था 1870 में, और ये कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसे कंप्लीट करने से पहले चार्ल्स डिकेंस की डेथ हो गई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे चार्ल्स डिकेंस के कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स जिनके बारे में हमने बात की। हमने इनके डीप में न जाते हुए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, सेंट्रल थीम और सेंट्रल आइडिया और शॉर्ट समरी को डिस्कस किया। सो फ्रेंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई हो या आपके कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।